Here is the complete video of mensuration 3D in 40 minutes। तो जिसने भी अभी तक एक बार भी mensuration 3D नहीं पढ़ा है या जिसको सिर्फ रिवीजन भी करना है तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। इस वीडियो में हम लोग 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अगर आप सामने से इसको देख पा रहे हो तो ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी दोनों डायमेंशंस कौन सी होंगी, ये तो हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, और ये हो गई इसकी ब्रेथ, ठीक है। अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गई तो ये क्या हो गई, इसकी दोनों डायमेंशन हो गई रेक्टेंगल की। लेकिन बात अब यहाँ आती है कि ये हो गया ये 3D फिगर, क्यों? क्योंकि इसकी एक डायमेंशन और आ गई, क्या? दैट इज इसकी हाइट। ये तो हो गई थी इसकी लेंथ, ये हो गई थी इसकी ब्रेथ और ये हो गई इसकी हाइट। तो इस वजह से ये क्या हो गया, 3D फिगर हो गया। अब अगर मैं इससे आपको एरिया पूछूं, अगर रेक्टेंगल का मैं एरिया पूछता आपसे तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये तो ईजी था। अब यहाँ पे मैं एरिया पूछूं इस क्यूबॉइड का, यानी इस पूरे बॉक्स का, तो वो एरिया निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। कैसे होगा वो भी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम मतलब इसकी पूरी कैपेसिटी कि इसके अंदर हम लोग कितनी कुछ चीजें इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन 3D स्टार्ट होते हैं, हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स आते हैं, एक है राइट प्रिज्म और एक है राइट पिरामिड। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे। यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर क्यों? क्योंकि जो बेस है वो ट्रायंगुलर शेप का है और उसी सेम फॉर्म को कंटिन्यू करते करते टॉप जो है वो भी ट्रायंगुलर शेप का है। तो जो शेप बेस में है वही शेप अगर टॉप तक कंटिन्यू हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो स्क्वायर शेप का और टॉप तक कंटिन्यू होते होते कॉनिकल शेप का हो रहा है। कॉनिकल शेप का मतलब ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। अब राइट प्रिज्म और प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है, राइट पिरामिड और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर जो इसके एजेस है वो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं बेस पे, ठीक है ना, मतलब सेम एकदम स्ट्रेट लाइन तक ऊपर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा राइट प्रिज्म, ठीक है। मेन थिंग है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना इस जगह पे बेस पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सिलेंडर में। और सेम ऐसे ही पिरामिड के केस में एपेक्स से जहां पे ये दोनों, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो जहां पे इसके डायगोनल पॉइंट मीट करेंगे ना, जो सेंट्रल पॉइंट होगा स्क्वायर का, ऊपर से अगर यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस वजह से ये क्या हो गया, राइट पिरामिड हो गया, राइट स्क्वायर पिरामिड, जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस वीडियो, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग राइट प्रिज्म के कुछ फॉर्मूले डराइव करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, क्यों? क्योंकि बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा तो आप आराम से बता सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या हो गया, ये इस पूरे प्रिज्म का बेस एरिया हो गया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बेस एरिया, और अगर आपको मालूम है वॉल्यूम निकालना होता है तो उसको अपन हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज ये हो गई हमारी हाइट। तो इस वजह से वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया पे। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो इसके साइड्स का जो एरिया है ना, वो टॉप और बेस को हटा दो। इनको कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो बेस का जो पेरीमीटर है उसको हम निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि बेस का पेरीमीटर निकालने के बाद ही जब हम हाइट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी इन सब का एरिया निकल के आएगा। तो वो क्या हो गया, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया तो हमारे पास है ही सही, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। टॉप और बॉटम का तो निकालना है, तो टॉप और बॉटम क्या होगा, जो बेस का एरिया वही टॉप का एरिया होगा, तो 2 इंटू बेस एरिया हम कर देंगे और ऐड उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया जब हम कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस कांसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल ऑफ साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। 5, 12 और 13 देखते हैं, आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट दिख गई, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जो बेस होगा प्रिज्म का, ठीक है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 450 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो आपको मालूम है जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, क्या होगा बेस एरिया, हाफ इंटू 5 इंटू 12, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 5 और 12 बेस और हाइट होंगे और 13 जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस वजह से यहाँ से मैंने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बेस एरिया निकाल दिया, दैट इज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो 30 इंटू हाइट वो किसके बराबर होगा, 450 के। तो एच कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, सबसे पहले हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। 30 इंटू 15 कितना हो गया, दैट इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया के लिए हम बेस एरिया को है इंटू 2 करके ऐड कर देंगे, तो बेस एरिया कितना आया, 30 इंटू 2 दैट इज 60। तो ये हो गया 510 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्रिज्म। The base of a right prism is a quadrilateral ABCD and the volume of the prism is 2070 सेंटीमीटर क्यूब। Find its total surface area। अगर यहाँ पे मैंने B और D को भी ज्वाइन कर दिया तो BD की लेंथ क्या होगी, वो होगी 15 सेंटीमीटर क्यूब। जो एंगल A है वो 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे बात आती है कि बेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ट्रायंगल ABD का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू 9 इंटू 12, तो 9 6 कितना हो गया, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो गया इस वाले ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल BCD का एरिया कितना होगा, वो होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको ज्योमेट्री में पहले ही बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड 13, 14, 15 सेंटीमीटर होती है तो उसका एरिया आपको ध्यान रखना है, दैट इज 84 सेंटीमीटर, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो गया 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बेस एरिया। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें पहले हाइट निकालनी होगी। हाइट हम कैसे निकालेंगे, हाइट हम लोग निकाल लेंगे बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। तो बेस एरिया आ गया 138 इंटू हाइट अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है कितना है 2070। तो इससे हाइट हमारी जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। बेस पेरीमीटर कितना है 48, तो 48 इंटू 15 अगर हम करेंगे बेस पेरीमीटर इंटू हाइट तो ये आ जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, तो 720 प्लस 138 इंटू 2
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाए। द हाइट ऑफ राइट प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर व्हिच इज बेस्ड ऑन अ स्क्वायर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 608 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम है टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, बेस पैरामीटर क्या होगा स्क्वायर का, एक साइड ए है, सारी साइड्स इक्वल होती है तो 4a, तो 4a इंटू हाइट कितनी है 15 प्लस 2 इंटू बेस एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए का स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो गया, किसके बराबर हो गया 608 के। यहाँ पे अगर हम आगे कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2a 30 प्लस a इज इक्वल टू 608। तो यहाँ पे 2 से ये कैंसिल कर दूंगा 304 बार, तो आगे क्या है a 30 प्लस a इज इक्वल टू 304। अब मुझे a की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसको मैं उससे मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो अगर 2 लूंगा तो आंसर आ जाएगा 32 इंटू 2 दैट इज 64। अगर मैं 8 लेता हूँ 2 और 8 में मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आता है, तो अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 इंटू 8 64, 4 कैरी ओवर 6, 8 3 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 304। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस एरिया कितना होगा, बेस एरिया होगा 8 का स्क्वायर दैट इज 64। अब वॉल्यूम आपको पता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो 64 इंटू 15 अगर हम करेंगे 960 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा। अब इस वीडियो में हम लोग क्यूब का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये ऐसा होता है क्यूब एक तरह का स्क्वायर प्रिज्म होता है जिसमें जो प्रिज्म की जो हाइट होती है ना वो बराबर होती है स्क्वायर की साइड के लेंथ के, ठीक है। यानी अगर ये a है तो आपको मालूम है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है तो सब a हो जाएंगी, प्लस ये वाली जो हाइट होगी ना वो भी a होगी। तो इस वजह से इस पूरे क्यूब में 6 स्क्वायर्स होंगे, कौन कौन से, एक ये और एक ये 6 स्क्वायर्स हो गए इस एक क्यूब में। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब में, तो आपको मालूम है प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं। बेस एरिया क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो a का स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू a का क्यूब। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए टॉप और बेस को छोड़ के बाकी सबका एरिया निकालना है, बाकी सब साइड्स का, तो ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बेस दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो गया 6a स्क्वायर। डायगोनल की लेंथ कितनी होती है √3 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेडियस कितना होता है, यानी सर्कम रेडियस, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा √3/2a, और छोटे वाला सर्कल जो क्यूब के अंदर है सर्कल, इसका रेडियस कितना होगा a/2। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, इनका डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, लेंथ ऑफ डायगोनल और रेडियस का, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है क्यूबॉइड बेसिकली एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये लेंथ हो गई इसकी रेक्टेंगल की और ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। ये लेंथ हुई, ये ब्रेथ हो गई, ये हो गया एक तरह से बेस एरिया इसका। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, ये बेस एरिया हो गया, तो प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ बेस एरिया इंटू हाइट कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है किसी भी प्रिज्म का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको मालूम है ये वाली फेस का, ये वाला जो फेस है इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ये लेंथ तो रहेगी सही, ब्रेथ इधर चली गई, और ये कितना हो गया हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट इसका एरिया हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया हो गया, और ब्रेथ इंटू हाइट इस वाले फेस का एरिया हो गया। तो ऐसे टोटल आमने सामने हो गए, टोटल 6 फेसेस हो गए ऐसे इस तरीके से 2LB प्लस BH प्लस HL। अब लेटरल सरफेस एरिया के केस में आपको पता है बॉटम और टॉप को नहीं लेते, तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 2HL प्लस B। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब इस वीडियो में हम लोग सिलेंडर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है बेसिकली सिलेंडर एक तरह का सर्कल प्रिज्म होता है जिसमें बेस जो है वो सर्कल होता है और उसी शेप को कंटिन्यू करते करते टॉप भी जो है वो सर्कल शेप का होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए आपको होता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है किसी भी प्रिज्म में, तो बेस एरिया कितना होगा, सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², और πr² इंटू हाइट कितना हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको मालूम है कि जो टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ के जो साइड का एरिया होता है उसको हमें निकालना होता है। लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस पैरामीटर इंटू हाइट। अब बेस पैरामीटर कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है बेस में क्या है, सर्कल का पैरामीटर यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr, तो ये हो गया इसका पैरामीटर 2πr इंटू हाइट, तो 2πr इंटू हाइट जब हम कर देंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको मालूम है लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप और बेस का जो एरिया है वो, तो लेटरल सरफेस एरिया तो हो गया 2πrh और टॉप और बेस का एरिया हो गया 2πr² प्लस πr², तो ये टोटल आ जाएगा 2πrh प्लस 2πr², तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 2πrh प्लस r, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, तो सबसे पहले हम काम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 1/3 दे रखा है टोटल सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस r, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा 3h इज इक्वल टू h प्लस r, तो ये आ गया 2h इज इक्वल टू r। अब जब टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात आएगी तो कैसे लिखेंगे, 2π r की जगह मैं 2h लिख सकता हूँ तो 2h लिख देता हूँ, और h प्लस r की जगह वापस से 2h लिख दूंगा तो अंदर क्या आएगा 3h इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा h इज इक्वल टू 7/2, तो रेडियस आ जाएगा हमारा 7/2 इंटू 2 क्योंकि 2h है रेडियस, तो ये आ जाएगा 7। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² 22/7 इंटू r² दैट इज 7 इंटू 7 इंटू h इज इक्वल टू 7/2, तो 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11, तो 49 इंटू 11, ये आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने इसके ट्रिक में आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा।
इस वीडियो में हम लोग पिरामिड का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दे रखा है। यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर पिरामिड है। होता क्या है कि नीचे से जो बेस होता है वो किसी भी शेप का होता है और ऊपर जाते जाते टॉप तक एपेक्स बन जाता है, यानी कॉनिकल शेप का हो जाता है। ये है राइट पिरामिड। होता क्यों? क्योंकि एपेक्स से अगर मैं इसके डायगोनल वाले पॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अगर कोई एंगल बनाऊंगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आता है लेटरल एज यानी स्लैंट एज, जिसको हम बोलते हैं। लेटरल फेस का जो एज होता है ना, वो होता क्या है, एपेक्स से लेकर के बेस वर्टेक्स पे अगर वो मिल रहा है और एकदम स्लैंटली मिल रहा है तो वो होगा स्लैंट एज या फिर लेटरल एज पिरामिड के केस में, ठीक है। और एक होता है स्लैंट हाइट का कंसेप्ट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। एपेक्स से जो लेटरल फेस है उसके बिल्कुल सेंटर पे जाकर के वो मिलता है तो वो होता है स्लैंट हाइट। इस फिगर में मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये राइट पिरामिड है तो ये 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही सही। तो ये क्या हो गया, इन सर्कल का रेडियस हो गया r, ये पूरा जो पिंक लाइन में वो l हो गया और ये हो गया h। तो इस वजह से l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू l। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड व्हिच इज बेस्ड ऑन अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6√3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका इन रेडियस निकाल लेते हैं। क्यों, वो आपको आगे पता लगेगा। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू a दैट इज 6√3, ठीक है ना। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, अगर आपको नहीं याद है प्रीवियस वीडियोस जाकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये होगा 9 सेंटीमीटर, ये हो गया इन रेडियस। हाइट हमारे पास आई से 12 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट लगता है हाइट में, रेडियस में और जो स्लैंट हाइट होती है उसमें। तो स्लैंट हाइट से निकल के आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 9, 12 और 15 की ट्रिपलेट होती है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आराम से लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू l 270√3। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया 270√3 प्लस बेस एरिया कैसे निकालेंगे, 3√3/2 इंटू a स्क्वायर दैट इज 6√3 इंटू 6√3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 162√3 और 270√3 प्लस 162√3 इज इक्वल टू 432√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये एक रेगुलर हेक्सागन बेस्ड पिरामिड है। जो स्लैंट एज होता है वो ये वाला होता है, ठीक है ना। ये वाला एज आपको पता ही है, तो स्लैंट एज जो हो गया ये कॉर्नर वाला हो गया, ठीक है। स्लैंट हाइट क्या होती है, इन दोनों एजेस के बीच में जो निकल के आती है ना वो होती है स्लैंट हाइट। ये जो बीच में है ना ये होगी स्लैंट हाइट और ये दोनों साइड में जो 12 सेंटीमीटर है ये हो गए एजेस। ये साइड है तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वजह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और ये 5 सेंटीमीटर होगा, इसे आपको पता है। तो इस वजह से जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो स्लैंट हाइट आ जाएगी √119 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैंने एक डिटेल्ड डायग्राम और बना रखा। ये जो है पूरी ये हो गई आपकी स्लैंट एज। ये जो डॉटेड पिंक लाइन से बनी हुई थी ये हो गई आपकी स्लैंट हाइट। ये हो गई आपकी नॉर्मल हाइट और ये हो गया आपका रेडियस। रेगुलर हेक्सागन का रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू √3/2 इंटू a दैट इज 10 इज इक्वल टू 5√3 आ गया ये। अब यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइट आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू √44 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 2√11 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है हमें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 इंटू 3√3/2 a स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू हाइट कितनी है 2√11। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाए। अब यहाँ पे अगर ये लेंथ 18 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये वाली 18 है, यहाँ से ऊपर से मैं अगर यहाँ इसके सेंटर तक अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये 18 थी, अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ से इधर खींच दूंगा तो वो 9 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर की होगी। सेम इसी तरीके से ये 18 है तो ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया पे फोकस करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, ठीक है। अब ये टॉप से सेंटर तक मैंने लाइन ड्रॉ करी और इसको इधर की साइड एक्सटेंड किया 10 सेंटीमीटर वाली तरफ, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई हाफ इसका, और ये 12 सेंटीमीटर साइड थी तो ये होगा कितना 13 सेंटीमीटर पाइथागोरस ट्रिपलेट की वजह से। तो इस वजह से जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा हमने सामने वाले दो ट्रायंगल्स का, तो वो कितना होगा 2 इंटू 1/2 इंटू 18 इंटू 13। अब यहाँ पे एक एरियल व्यू मैंने दे रखा है। अब यहाँ मैंने दूसरे वाले साइड के लिए किया तो ये कितना 9 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर होगा, इसे ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 9, 12 और 15 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2 इंटू 15 इंटू 10, ये बाकी दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हो गया और ये वाला बाकी दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हो गया, यानी लेटरल सरफेस एरिया हो गया पूरा। और इसका जो बेस एरिया होगा वो कितना होगा 18 इंटू 10। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्यू पीपल डाइव इन अ स्विमिंग पूल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 10 मीटर। इससे हमें आइडिया लग गया जो स्विमिंग पूल है वो क्यूबॉइडल शेप का, तो इस वजह से जो बेस होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, जिसकी लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर। अब आगे कह रहा है कि वाटर लेवल जो है डाइव करने की वजह से 2 मीटर बढ़ गया, यानी बिफोर डाइविंग और आफ्टर डाइविंग में आप ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग हैं वो डाइव लगा रहे हैं यहाँ पे, और इनके डाइव लगाने से क्या हुआ ना, जो वाटर लेवल था ना वो 2 मीटर की उसकी जो हाइट थी वो बढ़ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि जो बड़ी हुई हाइट है, जो बड़ी है हाइट, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ये चेंज इन द वॉल्यूम है, ठीक है ना। वॉल्यूम में जो बदलाव आएगा वो लोगों के डाइव करने से वो कितना होगा वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो 20 इंटू 10 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 400 मीटर क्यूब। जो चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम में जो बदलाव आया पहले में और बाद में, यानी जो लोगों के डाइव करने की वजह से वॉल्यूम में चेंज आया वो, तो यानी किसका वॉल्यूम निकल गया, ये वॉल्यूम निकल गया जितने लोग डाइव करें उनका, लोगों का वॉल्यूम निकल गया, क्योंकि चेंज तो तभी आया ना जब लोग कूदे, अगर लोग कूदते ही नहीं तो फिर तो चेंज आता ही नहीं। तो इस वजह से ये जो 400 मीटर क्यूब है ये लोगों का वॉल्यूम है, और एक जने का बता रखा है कि 1% डिस्प्लेसेस 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। तो एक जने की वजह से 1 क्यूबिक मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 400 क्यूबिक मीटर का डिफरेंस कितने जनों की वजह से आएगा, 400 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 400 पर्सन।
अब इस वीडियो में हम लोग हॉलो सिलेंडर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या होता है हॉलो सिलेंडर? बेसिकली एक जो बड़ा सिलेंडर होता है ना, उस बड़े सिलेंडर में से अगर मैं छोटे रेडियस वाला सिलेंडर, उसी सेम सिलेंडर में से छोटे रेडियस वाला सिलेंडर अगर मैं रिमूव करता हूं बीच में से, तो वो क्या बन जाता है? हॉलो सिलेंडर बन जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो दो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स बनते हैं जिनकी हाइट सेम होती है। याद रखना, हाइट सेम होती है, बस रेडियस अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो ये चीज। यहाँ पे जो थिकनेस है वो रह जाती है, क्योंकि एक जो सिलेंडर है वो तो बड़ा वाला सिलेंडर है और बीच में से मैंने छोटा वाला सिलेंडर जो है जिसकी कुछ रेडियस होगी उससे कम, उसको मैंने रिमूव कर दिया। इस वजह से बीच में इधर साइड में जो है वो थिकनेस बच जाती है। तो इस वजह से ये बनता है हॉलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? उसका क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे बात आती है कि एक जो छोटा वाला सिलेंडर है ना, अंदर छोटा वाला सिलेंडर जिसको मैंने रिमूव किया है, उसकी तो वॉल्यूम आएगी नहीं, क्योंकि वो तो सिलेंडर का पार्ट रहा ही नहीं, तो वो तो वॉल्यूम रहेगा नहीं उसका। तो माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये छोटे वाले सिलेंडर की जो रेडियस, जो अब सिलेंडर का पार्ट नहीं रहा है, यानी जो खाली स्पेस है बीच में, उसका वॉल्यूम हो गया ये। तो इसको जब मैं रिमूव करूंगा तो ये आ जाएगा कितना? पाई एच आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, और बाद में क्या आएगा? पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। अब इस वीडियो में हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या चीज देखते हैं? तो कर्व सरफेस एरिया और एक टॉप और बेस का एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया बाहर वाले सिलेंडर का क्या होगा? 2 पाई आर एच। अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई स्मॉल आर एच, स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है, अब आता है टॉप और बेस का एरिया, क्योंकि टॉप और बेस जो है वो तो सर्कल शेप के होंगे, तो पाई आर स्क्वायर पूरे वाले इसका, ये पूरे का, ठीक है ना, और इसमें से इस वाले का जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाले का एरिया, ठीक है ना, ये वाले पार्ट का। तो ये कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और बेस के लिए भी सेम यही होगा। तो ये क्या आएगा बाद में? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। तो अब यहाँ पे 2 पाई सब में से कॉमन आ जाएगा। अब इधर आर बचा, इधर भी इधर ये स्मॉल आर बचा, और ये इधर कॉमन आ जाएगा आर प्लस आर। अब बचेगा क्या? ये एच प्लस ये जो होगी आर माइनस आर, दैट इज थिकनेस। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस आर, एच प्लस आर माइनस आर। इसको आप थिकनेस भी बोल सकते हो। ठीक है, The height of a metallic hollow cylinder is 14 cm and the difference between its inner curved surface area and outer curved surface area is 44 cm square. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 44। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 22/7 इंटू हाइट कितनी है इसमें? 14, और आर माइनस आर जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। ये बाकी सब चीज़ें क्या आ गई? कॉमन आ गई। तो 2 इंटू 22 44 से 44 कैंसिल, 7 1 7 2 तो आर माइनस आर कितना आ जाएगा? 1/2। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम पे। पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22/7 इंटू 14 इंटू आर प्लस आर, और आर माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 इज इक्वल टू 99। 7 1 7 2 2 1 2 1 और 11 2 11 9। तो आर प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। तो आर प्लस आर हो गया 9/2 और आर माइनस आर कितना हो गया? 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बिग आर आ जाएगा 2.5 और स्मॉल आर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, इसको मैं आने वाली ट्रिक्स में आपको जरूर बताऊंगा। द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ रोड रोलर आर 0.7 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। रोड रोलर आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है। व्हेन इट रिवॉल्व्स 1200 टाइम्स देन इट ओनली कवर्स 88% ऑफ द एरिया। तो एरिया का 88% वो कवर करता है कब? जब वो 1200 बार रिवॉल्व करता है। तो उसका जो एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया, वही निकालेंगे हम लोग। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टॉप और बॉटम से थोड़ी ना रिवॉल्व करेगा, टॉप और बॉटम तो लगेगा भी नहीं, सिर्फ जो कर्व सरफेस एरिया रोड रोलर का वही लगेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 0.7 इंटू 10। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा 60,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द होल ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹6.75 पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने का जो खर्चा है वो कितना? 6.75 रुपीज। तो 60,000 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने का कितना खर्चा होगा? इंटू कर देंगे 6.75 से। जब 60,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, तो कितना आएगा? 3,60,000। और 60,000 को जब 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.75 मतलब क्या होता है? 3/4। तो 60,000 को मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा? 45,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4,05,000 रुपीज। 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन हैज फॉलन ऑन अ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। अब स्क्वायर किलोमीटर को अगर हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। ठीक है, 50% ऑफ द वाटर वाज स्टोर्ड इन अ टैंक ऑफ डायमेंशन 100 मीटर इंटू 10 मीटर। तो यहाँ पे जो टैंक की दोनों डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ, वो गिवन है 100 और 10। फाइंड द इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन द टैंक, यानी अब उसकी हाइट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका जो वॉल्यूम है, इसका स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड का वॉल्यूम निकालते हैं उसका। ठीक है, तो वो होगा 1000 इंटू 1000, और हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर ऑफ रेन है, तो 2/100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अब इसका 50% जो वाटर है वो एक टैंक में स्टोर करा गया है, तो इंटू 50% दैट इज 50/100 इज इक्वल टू 100 इंटू 10। अब हाइट तो हमें मालूम नहीं है, तो हाइट के लिए हम h लिख देते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यानी कि हाइट जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 18 सेंटीमीटर वाज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम किसका निकालना है? सिलेंडर का निकालना है। अब यहाँ पे एक तरह से ये एक रेक्टेंगुलर शीट है,
अब इस रेक्टेंगुलर शीट में आप मान सकते हो ये जो है ये हो गई इसकी लेंथ दैट इज 44 सेंटीमीटर और ये हो गई इसकी ब्रेथ दैट इज 18 सेंटीमीटर। अब इसको रोल किया गया है थ्रू इट्स लेंथ, तो यानी लेंथ की तरह से रोल करने का मतलब कुछ इस तरीके से रोल कर दिया। अब इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है ब्रेथ के बराबर यानी 18 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर क्या होगा इसका सरकमफेरेंस, ये वाला नीचे का सरकमफेरेंस, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी थी 44 सेंटीमीटर और इसी को मैंने रोल करके क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। तो 2 पाई आर कितना हो गया, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आएगी। हाइट जो है वो कितनी है 14 सेंटीमीर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पाई आर स्क्वायर एच लगा करके तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। द सेम स्ट्रिंग व्हेन बाउंड ऑन द एक्सटीरियर 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड n सेंटीमीटर स्टार्टिंग एट पॉइंट C एंड एंडिंग एट पॉइंट D कैन गिव एक्जैक्टली 1 टर्न। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा बना के दिखा रखा है। ये आप पॉइंट C मान सकते हो इस क्यूब का। इस पॉइंट C से यहाँ पे ये जो मैंने ऊन लिया हुआ है इस ऊन को आप मैंने पूरा टर्न घुमा करके और ये मान लो यहाँ तक आ गया पॉइंट D। तो ये जो 4 वॉल्स थी क्यूब की ये उन 4 वॉल्स पे आ चुका है। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, इसकी चारों वॉल्स को अगर मैं साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ओपन करूंगा तो वो दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो नीचे वाली की लेंथ कितनी हो गई n n n n, ये टोटल कितनी हो गई 4n और ये वाली कितनी, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी n। अब मुझे निकालना है C से लेकर के D तक का डिस्टेंस। ये पूरी मतलब ये जो ऊन जो मैंने यूज करी थी तो इस वजह से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग कोन का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। कोन भी बेसिकली एक पिरामिड की कैटेगरी में ही आता है जो बेस से तो होता है सर्कल का और फिर ऊपर जाते जाते कॉनिकल शेप का हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कोन में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। किसी भी पिरामिड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो 1/3 तो हो गया, बेस एरिया कितना होगा क्योंकि ये जो सर्कल है बेस में तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। एच मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट होगी ना बीच तक वो वाली 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें ध्यान रखना। राइट पिरामिड होता है ये। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा आपको मालूम है, पिरामिड में लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू एल। तो 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर कितना होगा, जो सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का, ऑब्वियस बात है बेस पेरीमीटर तो यही होगा, तो वो कितना होता है 2 पाई आर और इंटू एल कर देंगे यानी स्लैंट हाइट। तो 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू एल दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल। ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के केस में जो लेटरल सरफेस एरिया वो तो है ही सही, प्लस जो बेस एरिया होगा उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर और लिटिल सरफेस एरिया पाई आर एल। तो इस वजह से फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पाई आर एल प्लस आर। मान लो इस कोन के अंदर अगर मैं एक स्फेयर डाल दूं, मैक्सिमम साइज का स्फेयर अगर मैं इस कोन के अंदर डाल दूं तो उसका रेडियस कितना होगा उसको निकालने का एक फॉर्मूला, और ये काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इस वजह से मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज स्फेयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन। इसका फॉर्मूला होता है h इंटू आर अपॉन में l प्लस आर। h will be equal to the height of the cone, r will be the radius of the cone and l will be the slant height of the cone। ठीक है। तो इसका डेरिवेशन जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, बस इसको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। छोटा सा इजी सा फॉर्मूला आराम से याद रह जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आपको ये इतनी सी चीज भी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा या बोनस मार्क्स हम बोलते हैं ना जो आपको मिल सकते हैं, जो एक एज प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो एक बेसिकली लाने ही पड़ते हैं नंबर, अगर आप यहाँ से ये चूक जाओगे तो फिर क्या होता है कंपटीशन से बाहर होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला याद रख के जाना, और भी ऐसे काफी सारे जो छोटे फॉर्मूलेज हैं वो जरूर से पढ़ के जाना एग्जाम में। अब इस वीडियो में हम लोग फ्रस्टम का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। फ्रस्टम क्या होता है, बेसिकली ये जो कोन है ना, अगर इस कोन को मैं इधर से कट कर दूं ना तो ये क्या बन जाएगा फ्रस्टम, किस तरह से, इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रस्टम के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर प्लस बिग आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई बिग आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस जो बेस होगा दोनों का वो बेस एरिया कितना होगा पाई बिग आर का स्क्वायर प्लस बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, क्योंकि ये वाला जो है ना ये h जो है वो बीच सेंटर में आता है और 90 डिग्री के एंगल पे टच होता है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी और इस वजह से हम लोग कई बार l इस तरह से निकालेंगे, या तो l या फिर h या फिर r। ठीक है। और अगर फ्रस्टम के केस में ये वाला फॉर्मूला लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, बिग आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है। द हाइट ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 9 मीटर, अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर हाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर सच दैट इट टचेस इट्स सरफेस। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो यहाँ पे मैंने एक 9 मीटर हाइट का एक टेंट बनाया, उसके 4 मीटर दूर एक 6 मीटर का पोल भी मैंने बना रखा है। ये 4 मीटर दूर ये 6 मीटर हाइट का पोल है। तो रेडियस तो मैंने r माना था, तो ये वाली डिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 है, तो ये हो गई r-4। अब यहाँ पे हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, तो वो कैसे निकालेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये पूरा जो ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या, कैसे सिमिलर होंगे, एक तो 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल और ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इस वजह से इनकी जो साइड्स का रेशियो वो भी बराबर होगा, जैसे कि 6/9 बराबर होगा r-4/r के। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले ट्राइंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे
तो इससे स्लैंट हाइट आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, और जब आप लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो पाई आर एल दैट विल बी इक्वल टू 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर, ठीक है। अ कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द टू पार्ट्स इज सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है ना, दोनों की हाइट बराबर है। अगर छोटे वाले ट्रायंगल में हाइट h है तो बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट कितनी होगी 2h, प्लस ये जो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये दोनों सिमिलर भी होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, प्लस ये वाला जो एंगल है ये कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल में, तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है क्या, कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होता है। ये L है तो इसी वजह से जो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड होगी ना, ये वाली स्लैंट हाइट, वो कितनी होगी 2L। और ऐसे ही अगर छोटे वाले ट्रायंगल में रेडियस R है तो बड़े वाले ट्रायंगल में रेडियस कितना होगा 2R। तो इस वजह से जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H इज टू 1/3 पाई, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में होगा तो वो कितना होगा पाई 2R का होल स्क्वायर इंटू 2H। ये R स्क्वायर H है और ये होगा 4R स्क्वायर 2H, तो ये हो गया R स्क्वायर H से R स्क्वायर H कैंसिल और 1:8 हो गया आंसर हमारा। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है क्या, जो रेशियो साइड का होगा ना कोन में, उसका क्यूब विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। अ कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस इन सच अ वे दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 1:729 टाइम्स ऑफ बिगर कोन, फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन इफ द कोन इज कट 40 सेंटीमीटर अबव द बेस। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में ये चीज बताई थी कि जो वॉल्यूम में जो रेशियो होता है ना स्मॉलर और बिग कोन में, वो क्यूब होता है किसका, स्मॉलर और बिग कोन के साइड का, ठीक है। अगर वॉल्यूम का रेशियो है स्मॉलर और बिग कोन के बीच 1:729 का, तो इसका क्यूब रूट होगा साइड का रेशियो, स्मॉलर और बिग कोन की साइड का रेशियो, ठीक है, यानी 1:9 हो गया, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। अब यहाँ पे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन इफ द कोन इज कट 40 सेंटीमीटर अबव द बेस, यानी जो स्मॉलर कोन काटा गया है ना वो 40 सेंटीमीटर अबव से काटा गया बेस से, जो एक्चुअल बेस था। तो टोटल साइड की लेंथ थी 9 और छोटे वाले कोन की साइड की लेंथ कितनी होगी 1, तो बचा कितना 9 और 1 के बीच में 8। तो 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 40 सेंटीमीटर को जो हमने डिस्टेंस बनाया है कोन को कट करने में, तो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 सेंटीमीटर को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 सेंटीमीटर को। एक तरह से मैं एक रफ फिगर से आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया होगा ये है 1, ये है पूरा 9, ये 1 था, ये 9 था, ये बीच में कितना है 8, और 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 40 सेंटीमीटर को, तो इस वजह से 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 सेंटीमीटर का, जो होगा हमारा आंसर। 2/3 पार्ट ऑफ एन एक्वेरियम इज फुल ऑफ वाटर व्हेन वी टिल्ट द एक्वेरियम इन सच अ वे दैट द वाटर बिकम्स डायगोनल शेप। इन दिस प्रोसेस 93.5 लीटर ऑफ वाटर इज फ्लोन आउट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द एक्वेरियम। इसमें लिखा हुआ है 2/3 पार्ट ऑफ एक्वेरियम इज फुल ऑफ वाटर, मतलब टोटल पार्ट कितना हो गया एक्वेरियम में टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 3, जिसमें से 2 जो है वो भरी हुई है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब हमने इसको टिल्ट किया ना तो ये कुछ डायगोनल शेप का बन जाएगा। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 3, टोटल कैपेसिटी मैंने 3 यूनिट्स मानी है, जब उसको हम डायगोनल शेप का कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, यानी 1.5 जो है वो आ जाएगा। यानी इसमें से बाहर कितना निकल गया टिल्ट करते टाइम, पहले 2 था, अब कितना बचा 1.5, क्योंकि डायगोनल शेप में हो गया ना पानी। डायगोनल शेप में होने का मतलब इसकी कैपेसिटी से आधा हो गया। कैपेसिटी कितनी थी 3, तो बाहर कितना निकल गया 2 में से, पहले 2 था अब 1.5 हो गया, तो कितनी बाहर निकल गई 0.5, लेकिन एक्चुअल में कितनी निकली 93.5। तो 0.5 अगर 93.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 187 को इंटू 2 कर देंगे, और हमें टोटल कैपेसिटी निकालना है। टोटल कैपेसिटी कितनी है 3 यूनिट्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 187 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डायमेंशन 225 मीटर इंटू 162 मीटर एट द बेस, विद व्हाट स्पीड मस्ट वाटर फ्लो इनटू इट थ्रू अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप ऑफ बेस 40 मीटर इंटू 60 मीटर सो दैट द वाटर लेवल में इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर इन 5 आवर्स। तो यहाँ से हम लोग ये मान लेते हैं जो पैरेलल पाइप है ना, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, इसकी डायमेंशन हमें गिवन है, ये 60 है और ये 40 मीटर है। अब यहाँ पे कुछ एक स्पीड से पानी इसमें से फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने माना x मीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है। तो इस जो पैरेलल पाइप जो रेक्टेंगुलर टैंक है इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 60 इंटू 40 इंटू x मान लेते हैं, x मीटर पर आवर की स्पीड से भर रहा है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया 1 आवर के हिसाब से, और वो कितनी देर तक चल रहा है 5 घंटे तक। अब जितना वॉल्यूम पानी है रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इस टैंक में डालेगा रेक्टेंगुलर टैंक में, उतना ही तो पानी इस रेक्टेंगुलर टैंक में होगा। कितना पानी होना चाहिए इस रेक्टेंगुलर टैंक में 5 घंटे के बाद, जो उसकी डायमेंशन है कितनी है 225 इंटू 162 इंटू हाइट कितनी बढ़ रही है इसकी 20 सेंटीमीटर से, तो 20 सेंटीमीटर 20/100, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अब इस वीडियो में हम लोग स्फीयर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है स्फीयर, ये बेसिकली मैंने आर्टिस्ट से बनाया। ये स्फीयर बेसिकली एक 3D सर्कल होता है। अब इसमें आपको मालूम है सर्कल है तो रेडियस तो होगा ही सही। अब इस सेंटर से अगर मैं यहाँ नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसका रेडियस कितना होगा r, और उसी सेंटर से मैं ऊपर तक रेडियस ड्रॉ करूंगा तो उसका कितना होगा r, और ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी स्फीयर की r + r, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा 2r। अब इस चीज को मैं सिलेंडर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेट करता हूँ ये देखना। यहाँ पे मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज इक्वल टू r एंड हाइट इज इक्वल टू 2r। तो ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, आपको मालूम है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, h कितना है यहाँ पे 2r है, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई r क्यूब। ये हो गया ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम जिसका जो रेडियस है वो r है और हाइट जो है वो 2r है। अब आपको मालूम है स्फीयर की भी जो रेडियस होता है वो r होता है और हाइट जो होती है वो 2r होती है, ऑब्वियस सी बात है। प्लस आर्किमिडीज हमें ये बताता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है ना वो 2/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 2/3 इंटू 2 पाई r क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब आते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के, क्योंकि आपको मालूम है जो पूरा सरफेस होता है वो कर्व होता है, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। अब आपको मालूम है स्फीयर के अंदर जो स्फीयर बनता है वो 4 सर्कल्स के सरफेस से मिलकर बनता है, इस वजह से एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो 4 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब इस वीडियो में हम लोग हेमिस्फीयर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऐसा होता है हेमिस्फीयर,
ये जो आटे की बॉल मैंने बनाई थी उसको आधा कर दिया है बीच में से काट दिया था। तो ऐसा होता है हेमिस्फीयर बेसिकली, यानी स्फीयर का जो हाफ होता है उसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका आधा होगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस बॉर्डर के नीचे वाला एरिया यही तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो नीचे वाला तो है ही सही, और ये वाला जो एरिया होगा ये वाला, इसको भी तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया में काउंट करेंगे। तो ये कितना नीचे वाला कितना था 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल बन रहा है ये और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट इज कट अलोंग इट्स डायगोनल इन n पार्ट्स। मान लो एक स्फीयर था मेरे पास, उस स्फीयर को मैंने बीच में से कट कर दिया, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा दोनों पार्ट्स का, वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, प्लस जो आगे ये प्लेन जो एरिया होता है सामने वाला, इसका कितना एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर एक का हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर एक का हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं ऐसे ही नंबर ऑफ पार्ट्स में काट दूं, जैसे मान लो अगर मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया एक स्फीयर को, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो वो होगा 4 + n पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर मैंने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया तो 4 + 4 पाई आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर होगा उसका टोटल सरफेस एरिया ऐसे स्फीयर का जिसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे डायरेक्टली, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के लिए मेरे YouTube चैनल लास्ट मेंबरशिप को फॉलो करना है, ठीक है। अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट्स बेस 18 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इज, एक स्फीयर में से एक कोन रख लिया बस और बाकी की जो वुड थी वो वेस्ट हो गई। तो आपको बस इतना सा देखना है कि कोन का वॉल्यूम कितना है और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना था। कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर कितना है, रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि डायमीटर जो था उसका बेस का वो 18 था, तो 9 का स्क्वायर, और हाइट कितनी होगी वो भी 9 है, ठीक है, डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा स्फीयर का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर रेडियस है पूरे स्फीयर का, तो ये 4/3 पाई 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब से ये 9 का क्यूब कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो ये कितना होगा 1:4। क्या हो गया ये 1 अगर कोन का वॉल्यूम है तो 4 जो है वो पूरे के पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है। अब बचा हुआ पार्ट किसका है कोन का, तो वेस्ट कौन सा पार्ट हो गया 3 पार्ट वेस्ट हो गया, यानी इस 4 में से जो 1 है वो तो ये कोन है, और जो बाकी का जो 3 पार्ट है वो स्फीयर का जो पार्ट जो वेस्ट हो गया वो है। तो 3 कितने में से वेस्ट हुआ है वो 4 में से, तो इसको इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 75% आंसर हो गया हमारा, जो पार्ट वेस्ट हो गया इस पूरे स्फीयर में से जब हमने इसको कोन में बनाया, ठीक है। अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव इफ द सरफेस एरियाज ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ इट्स कॉनिकल पार्ट इज। दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, एक सॉलिड है जो नीचे से जो है वो हेमिस्फेयर से शेप का है और ऊपर से जो है वो कोन शेप का है, तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है। अगर दोनों अलग अलग हो रहे होते तो फिर टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात करते। ये पूरा एक सॉलिड है जिसका सरफेस एरिया बराबर है, यानी दोनों का कर्व सरफेस एरिया बराबर है, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो साथ में जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, कर्व सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे। तो इस वजह से वो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा हेमिस्फेयर का, पाई आर एल होगा कॉनिकल शेप का, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2r इज इक्वल टू एल, तो ये रेशियो कितना आ गया r/l का 1:2। अब यहाँ पे हमारे पास रेशियो है रेडियस का और स्लैंट हाइट का कोन के, लेकिन हमें रेशियो किसका चाहिए रेडियस का और हाइट ऑफ द कोन का, तो वो हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। √l जो होता है वो बेसिकली हर बार हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस वजह से वो अंदर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर दैट इज 4 -1 दैट इज √3 जो आएगा वो आएगा हाइट ऑफ द कोन, तो इस वजह से रेडियस इज टू हाइट कितना हो गया कोन का 1:√3 आंसर, ठीक है। अ मैक्सिमम साइज स्फीयर इज कट फ्रॉम अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू स्फीयर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्राउन कलर के शेप में एक हेमिस्फीयर बना रखा है और उसके अंदर एक स्फीयर है। अब हेमिस्फीयर का रेडियस अगर r है तो स्फीयर का रेडियस तो r/2 होगा, क्योंकि स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो पूरा क्या होगा r होगा, जो बराबर होगा हेमिस्फीयर के रेडियस के, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो बराबर होगा स्फीयर के डायमीटर के, जैसा कि आप इस पूरी फिगर में आराम से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा होगा ना, ये पूरा जो होगा वो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का, तो इस वजह से जो स्फीयर का रेडियस होगा वो होगा r/2, ठीक है। हेमिस्फीयर के केस में क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब इज टू, स्फीयर के केस में क्या होगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब इज टू 4/3 पाई r क्यूब बाय 8। यहाँ से पाई r क्यूब से पाई r क्यूब कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 4 जार दैट विल बी इक्वल टू 4:1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अ वेल ऑफ रेडियस 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर यूजिंग द सॉइल टेकन आउट फ्रॉम द वेल, अ प्लेटफॉर्म 7 मीटर वाइड इज मेड ऑल अराउंड द वेल, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो एक कुआं बनाया मैंने इस तरह से, ये कुआं है, ठीक है। इस कुएं में ये है ये मड है। अब इस कुएं को मैंने खोदा तभी तो ये कुआं बनेगा। इसको जब मैंने खोदा ना तो ये मटेरियल बाहर निकला, एक कुआं बना जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर और जो रेडियस है वो कितना है 14 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई r स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पाई 14 का स्क्वायर इंटू 10।
अब ये जो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा जो मटेरियल निकला, इसका भी ऑब्वियसली बात है सेम वही वॉल्यूम होगा जो कुएं का वॉल्यूम है, दैट विल बी इक्वल टू पाई 14 का स्क्वायर इनटू, क्योंकि यही तो मटेरियल निकला है इस कुएं को खोद करके। अब इस जो मटेरियल निकला ना उससे मैंने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म बना लिया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुएं के ऊपर रेडियस है वो है 21 मीटर, और आपको मालूम है जो कुआं है उसका रेडियस कितना है 14 मीटर। अब मुझे जो है इस जो चबूतरा बनाया ना एक तरह से, जो प्लेटफॉर्म बनाया चबूतरा, उसकी हाइट निकालनी है मुझे, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा चबूतरे का, वो होगा पाई दैट विल बी इक्वल टू 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ये तो क्या हो गया एक तरह से इसका चबूतरे का जो एरिया होगा ऊपर का वो हो गया, इनटू जब मैं इससे हाइट कर दूंगा ना तो वो क्या हो जाता है वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, इस मटेरियल के बराबर, क्योंकि इस मटेरियल से ही ये प्लेटफॉर्म बना है, दैट इज इक्वल टू पाई 14 का स्क्वायर इनटू 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसी वैल्यू निकल के अपने आप आ जाएगी। व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन हुज लेटरल सरफेस एरिया इज ट्वाइस द बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, और वो किसके बराबर है, बेस एरिया के ट्वाइस, यानी बेस एरिया कितना होता है कोन का, पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होता है, और उसका डबल है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन एल क्या आएगा अल्टीमेटली 1/2, यानी ये क्या हो गया 1, इसका रेशियो ये हो गया 1:2। तो यहाँ पे अगर मेरे से कोई पूछे ये h क्या होगा, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू √3। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको मालूम है 1/√3, और 1/√3 कब होती है tan थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का आंसर क्या आ गया 30 डिग्री हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसको और डिटेल में हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको डिटेल में कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, इन अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अ सेक्टर ऑफ 40% एरिया इज रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड टू मेक द कॉनिकल सरफेस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल सरफेस। कुछ इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो उसको। अब इसका क्या कह रहे हैं कि इसको कॉनिकल सरफेस में कन्वर्ट कर दिया गया, कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, ये क्या हो गया, ये वाला ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, ये तो रेडियस हो गया, और जब इसको मैं कॉनिकल शेप में कन्वर्ट करूंगा ना तो ये कुछ बनेगा इस तरीके से। तो जब आप इसको ऐसे बना दोगे ना तो जो उसका रेडियस था ना, ये रेडियस, ये अब इसका क्या बन जाएगा, स्लैंट हाइट बन जाएगा। ठीक है, जो रेडियस था वो कैसे कन्वर्ट हो गया, स्लैंट हाइट में कन्वर्ट हो गया। हमने जो ये कोन बनाया वो कैसे बनाया, सर्कुलर शीट से बनाया, इसलिए वो कर्व सरफेस एरिया का काम आ रहा है। तो सर्कल का एरिया कितना होगा, उतना एरिया जिससे मैंने कोन बनाया, यानी अगर मैं उसमें से 40% हटा दूं तो कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर, और मैंने बनाया कितने से कोन 60% से, 40% से तो बनाया नहीं, तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/5, और इसका एरिया किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का उसके बराबर, दैट इज इक्वल टू पाई आर, और एल कितना है यहाँ पे 10 होगा, ये चीज हो गई 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रेडियस आ जाएगा 6 और ये हो जाएगी हाइट क्या है 10। अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमें निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा करके आप इजीली निकाल लोगे। ठीक, अ सिलिंड्रिकल कैन whose base is horizontal is of internal radius 3.5 cm contains sufficient water so that when a solid sphere of maximum size is placed water just immerse it। immerse it का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वो स्फीयर उस कैन के अंदर रखा ना तो जो पानी था वो इतना ऊपर तक आ गया कि वो जो स्फीयर था वो डूब गया, यानी जो वाटर की हाइट थी वो स्फीयर की हाइट के बराबर हो गई, तभी तो वो डूब गया पानी के अंदर। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये जो स्फीयर हमने पुट किया ना जिसकी वजह से हाइट बढ़ी है उसका वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, 4/3 पाई, रेडियस कितना होगा 3.5 का क्यूब, रेडियस 3.5 क्यों, क्योंकि दोनों का जो बेस रेडियस है वो बराबर हुआ। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि मैक्सिमम साइज का स्फीयर हमने पुट किया सिलेंडर के अंदर, मैक्सिमम साइज की स्फीयर की रेडियस वही होगी जो सिलेंडर की रेडियस होगी, और ये किसके बराबर होगी, सिलेंडर के उस वॉल्यूम के जितना हाइट में डिफरेंस आया, क्योंकि हाइट में डिफरेंस कब आया, जब हमने स्फीयर उसमें रखा। तो इस वजह से वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, पाई, रेडियस वही रहेगा 3.5 का स्क्वायर इनटू h। अब जो भी हाइट आएगी, ये कौन सी वाली हाइट है जो चेंज हुआ है हाइट के अंदर, और अब जो हाइट है वो कितनी है पानी की, वो है 3.5 और 3.5, क्योंकि अभी जो वाटर है उसने पूरा स्फीयर को इमर्स कर दिया, इतना हाइट है वाटर की, 3.5 × 2 दैट विल बी इक्वल टू 7 मीटर। तो इतनी क्या होगी, हाइट होगी वाटर की करंट में। अब करंट हाइट जो कि 7 है उसमें से मैं चेंज इन हाइट अगर माइनस कर दूंगा तो कौन सी हाइट आ जाएगी, वो आ जाएगी डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट। ठीक है, लास्ट वीडियो मेंसुरेशन 3D का, इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक का पार्ट स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। ठीक है, द हाइट ऑफ अ कोन सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल। अब हेमिस्फीयर में आपको एक चीज ध्यान रखने की है क्या, कि रेडियस और हाइट जो बराबर होते हैं हेमिस्फीयर में, ये चीज हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है हेमिस्फीयर के कांसेप्ट में। ठीक है, तो इन हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, इफ देयर रेडियस आर इन द रेशियो 2:3:1 देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। अब यहाँ पे जो है हाइट जो है वो तीनों की बराबर दे रखी है, कोन सिलेंडर और हेमिस्फीयर की, तो कोन सिलेंडर और हेमिस्फीयर की तीनों की हाइट कितनी होगी, इज इक्वल टू आर, क्योंकि हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, किसके रेडियस के बराबर है, हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है, तो कोन सिलेंडर और हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो क्या हमने मान ली आर। ठीक है, अब इसके बाद क्या, रेडियस जो है वो किस रेशियो में देखें, 2:3:1 में। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है आर, तो यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, तो इस वजह से 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा 3r को, और 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2r को, और 2r क्या हो गया, रेडियस हो गया किसका, कोन का, और 3r जो है वो रेडियस हो गया सिलेंडर का। तो इस वजह से हम जो इन वैल्यूज निकालिए, इन वैल्यूज को हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे वॉल्यूम के, और जब इसका रेशियो निकालेंगे तो इजीली आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि रेशियो में हमें एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत नहीं होती।